हैप्पी थॉट्स आपको सीरीज फर्स्ट में बताया गया था और अलग अलग टाइप के हम लोगों ने एमसीक्यूज लिए थे और हमने उनके आंसर्स भी जाने थे। आंसर्स के बेस भी हम लोगों ने जाने थे। आज ट्रू और फॉल्स लेंगे जो कि फर्स्ट चैप्टर से है। सही या गलत बताइए, ट्रू और फॉल्स को बताइए। तो समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं किंतु ठहराव अनुबंध नहीं होते, यानी कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं किंतु समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं। ये ट्रू है या फॉल्स है? ये बिल्कुल सही है। सही क्यों है? क्योंकि अनुबंध के लिए ठहराव का होना आवश्यक है। तो ठहराव की जो अगली स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप है, वो अनुबंध है। तो अनुबंध तभी होगा जबकि कोई ठहराव किया गया होगा। अनुबंध के लिए ठहराव का होना आवश्यक है। देयर शुड बी वेरी इसेंशियल फॉर आवर कॉन्ट्रैक्ट, देयर शुड बी एन अग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट होना आवश्यक है। लेकिन सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्योंकि एक दूसरे को घुमाने ले जाने के, एक दूसरे के साथ पिक्चर में जाने के, एक दूसरे के साथ खाना खाने के जितने भी ठहराव होते हैं जिनको हम कानून के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं करा सकते हैं, वे अनुबंध का रूप नहीं ले पाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि समस्त अनुबंध जो है ठहराव होते हैं, लेकिन समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये आंसर इसका जो है वो सही है। नेक्स्ट लेते हैं, विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव वैध होते हैं। द एग्रीमेंट विच क्रिएट ऑब्स्टेकल इन अ मैरिज आर, विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव होते हैं। ऑब्वियसली द एग्रीमेंट विच आर रिलेटेड टू create obstacle in marriages not a agreement। यहाँ में रुकावट डालने वाले ठहराव एग्रीमेंट नहीं हो सकते हैं क्योंकि सामाजिक रूप से ये वैध नहीं होते हैं और कानून के विरुद्ध हैं। इसलिए विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव वैध नहीं होते हैं और ये जो कोटेशन है ये गलत है। विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव वैध होते हैं, यह गलत है। नेक्स्ट लेते हैं, सामाजिक ठहराव अनुबंध नहीं बनते हैं। गहराई में जाना होगा। आपस में मिलने जुलने के लिए, एक दूसरे को घर पर खाना बुलाने के लिए, चाय पर बुलाने के लिए, जितने भी सोशल एग्रीमेंट होते हैं, ऑल सोशल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। क्यों नहीं है? क्योंकि इनको कानून के द्वारा प्रूव नहीं करवाया जा सकता, बिकॉज वी कैन नॉट प्रूव देम बाय द लॉ। तो जितने भी सोशल एग्रीमेंट्स में, ऑल सोशल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सामाजिक आर्थिक ठहराव अनुबंध नहीं बनते हैं। यह कोटेशन या यह बात जो बताई गई है ये बिल्कुल सही है। ऑल सोशल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जितने भी सोशल एग्रीमेंट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, यह सही है। दैट्स ट्रू। अनुबंध में पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति होना आवश्यक है। देयर शुड बी फ्री कंसेंट फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑल पार्टीज। जितनी भी पार्टीज होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में, उनकी सभी की स्वतंत्र सहमति होना आवश्यक है। क्या यह सही है या गलत है? इट इज ट्रू और फॉल्स? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी कंसेंट, कोई भी सहमति दबावपूर्ण नहीं होनी चाहिए, गलती से प्रभावित नहीं होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का अनावश्यक मिथ्या वर्णन नहीं होना चाहिए, मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, अनड्यू प्रेशर नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार से उसमें
कपट नहीं होना चाहिए, फ्रॉड से प्रेरित सहमति नहीं होना चाहिए। तो अनुबंध के पक्षकारों की जो सहमति है वो फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए, स्वतंत्र सहमति होना चाहिए। तो अनुबंध में पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति होना आवश्यक है, यह कथन सही है। इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। अनुबंध में पक्षकारों की सहमति स्वतंत्र होना चाहिए, गलती से प्रभावित नहीं होना चाहिए, कपट से प्रभावित नहीं होना चाहिए, मिथ्या वर्णन से प्रभावित नहीं होना चाहिए, और उसमें किसी प्रकार का दबाव, धमकी या किसी प्रकार का डर के माध्यम से सहमति प्राप्त करना नहीं चाहिए। अर्थात देयर शुड बी फ्री कंसेंट ऑफ ऑल पार्टीज फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट। अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति अनुबंध कर सकता है, यह कथन सही है या गलत है? An unsound mind person can do contract। अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति अनुबंध की विशेषताओं के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो यह कथन जो है सही नहीं है, गलत है। लेकिन इसके कुछ अपवाद हो सकते हैं। एक अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति, एक अनसाउंड माइंड वाला पर्सन जो है, अपनी जो दैनंदिनी जो जीवन की आवश्यकताएं होती है, जो मूलभूत आवश्यकताएं होती, बेसिक नीड्स होती हैं, उनके लिए साझेदारी व्यवसाय में साझेदार बन सकता है, अर्थात साझेदारी का अनुबंध कर सकता है। लेकिन सामान्य रूप से यदि अनसाउंड जो पर्सन है वो अनुबंध करने के योग्य नहीं बताया गया है। तो अनुबंध करने का अयोग्य पक्षकार है अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति नॉर्मली, जिसको हम व्यावसायिक संयम के नाम से जानते हैं। एक टेक्निकल सब्जेक्ट है अकाउंट के बाद, और इसमें शब्दावली और डेफिनेशन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो चैप्टर नंबर 2 जो है, जिसमें प्रस्ताव और स्वीकृति का चैप्टर है, यूनिट नंबर 1, उसके हम लोग MCQs ले रहे हैं। MCQs में मैंने आपको बताया है कि जो गलत MCQs है उन पर ध्यान नहीं देना है, हमें विशेष रूप से जो सही MCQ है उसको याद रखना है। तो इस वीडियो में हम लेते हैं प्रस्ताव और स्वीकृति के चैप्टर से जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं, उनके सीधे सीधे आंसर जानने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, प्रस्ताव स्वीकृत होने पर बन जाता है। प्रपोजल ऑन एक्सेप्टेंस बिकम्स, यानी कि किसी ने प्रस्ताव रखा और यदि उस पर स्वीकृति हो गई तो वो क्या बन जाएगा। इसमें एक फार्मूला अप्लाई होता है, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, वचन बन जाता है। तो प्रस्ताव ए ने रखा और बी ने उसको स्वीकार कर लिया, तो यहाँ पर जो बी है वो स्वीकार करने वाला व्यक्ति, उसने वचन पूरा कर दिया। वचन पूरा करने के लिए वह तैयार हो जाएगा। प्रस्ताव और स्वीकृति मिलकर के प्रॉमिस यानी कि वचन कहलाते हैं। इसका आंसर होगा प्रस्ताव स्वीकृत होने पर वचन बन जाता है। प्रपोजल ऑन एक्सेप्टेंस बिकम अ प्रॉमिस। प्रपोजल ऑन एक्सेप्टेंस बिकम अ प्रॉमिस। ये ध्यान रखना है कि प्रस्ताव स्वीकृत होने पर वचन बन जाता है। मैंने आपको उदाहरण से भी समझाया है, और वचन होने के लिए स्वीकृति होना आवश्यक है। बी ने यदि प्रस्ताव स्वीकार किया है तो वह कहलाएगा प्रॉमिसी, और जिसने प्रस्ताव रखा है वो प्रॉमिसर। तो इस तरह से प्रस्ताव जब स्वीकृत होता है तो वह वचन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रस्ताव की धारा है। द सेक्शन ऑफ प्रपोजल इज, किस धारा के अंतर्गत प्रस्ताव को परिभाषित किया गया है। तो उसके लिए धारा जो बताई गई है प्रस्ताव के लिए, धारा 2E अनुबंध अधिनियम 1872 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत जो प्रस्ताव की धारा है वो धारा 2A है। द सेक्शन ऑफ द प्रपोजल इज 2A। इसको धारा 2A के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। कई बार प्रश्न किया जाता है, मुझसे पूछते हैं स्टूडेंट्स कि हम धाराओं को कैसे याद रखें। तो उसके लिए आप अलग से फ्लो चार्ट बना लीजिए, और उस फ्लो चार्ट को आप कहीं भी अपनी दीवार पर चिपका दीजिए और बार बार उसको आते जाते देखिए। तो जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतनी बार, और इम्पॉर्टेंट सेक्शंस ही लेना है।
प्रमुख प्रमुख धाराओं को ही लेना, सभी धाराओं को याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर देखोगे आप, क्वेश्चन पेपर में कौन से क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं, गैस पेपर बनाओगे अपना, उसमें आपको ध्यान रखना है कि उन्हीं आप क्वेश्चंस की जो सेक्शंस है उनको बार बार रिवीजन करोगे। रिवीजन करने से याद रहता है, क्योंकि शोध से ये साबित हुआ है कि हम जो पहले दिन पढ़ते हैं उसका सेकेंड डे हमारे 90% हमारे ब्रेन पे से वॉश आउट हो जाता है। तो इसलिए जब तक हम रिवीजन नहीं करेंगे, रिवीजन के लिए हमको प्रॉपर रिवीजन करना चाहिए, यानी कि जो हमने आज याद किया उसको थर्ड डे रिवीजन करना है, और जो थर्ड डे हमने आज किए हुए याद को जब रिवीजन किया है तो उसका जो वीकली रिवीजन, साप्ताहिक रिवीजन करना चाहिए। फिर साप्ताहिक रिवीजन के बाद उसका मंथ 15 दिन बाद रिवीजन करना चाहिए। 15 दिन के बाद उसका 30 दिन के बाद उसका रिवीजन होना चाहिए। तो जब तक हम रिवीजन नहीं करेंगे हमें फैक्ट्स और जितनी भी जो धाराएं हैं, सेक्शन से, वो याद नहीं होंगी। तो प्रॉपर रिवीजन का भी हमको मैनेजमेंट करना चाहिए, जिससे कि हम चीज़ों को अच्छी तरह से प्रॉपरली याद कर सकें, याद रख सकें। आपको आगे बीकॉम सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स भी अभी देना होंगी, तो इस उद्देश्य से आपको ये बताया जा रहा है कि प्रॉपर रिवीजन से हम याद रख सकते हैं चीज़ों को। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। नेक्स्ट है स्वीकृति की धारा कौन सी है। द सेक्शन ऑफ द एक्सेप्टेंस, जो अनुबंध अधिनियम है उसकी कौन सी धारा के अंतर्गत स्वीकृति को परिभाषित किया गया है। द सेक्शन ऑफ द एक्सेप्टेंस, जो स्वीकृति है उसकी जो धारा है, धारा 2B, सेक्शन 2B। अंडर सेक्शन 2B द एक्सेप्टेंस इज डिफाइंड। द सेक्शन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज 2B। स्वीकृति की धारा 2B है, सेक्शन 2B है। नेक्स्ट है प्रस्ताव के संवहन की धारा कौन सी है। द सेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज। ये महत्वपूर्ण है कि प्रस्ताव का संवहन होना जरूरी है। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज इसेंशियल। तो इसको किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया। यदि प्रस्ताव का संवहन नहीं होगा तो उसकी स्वीकृति भी नहीं होगी। एक व्यक्ति स्वयं प्रस्ताव कर ले और उस प्रस्ताव को खुद ही स्वीकार कर ले, ये नहीं चलेगा। उसको उस व्यक्ति के समक्ष जरूर रखना पड़ेगा जिस व्यक्ति के से उसको स्वीकृति चाहिए। तो द सेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज, प्रस्ताव के संवहन की धारा जो है वो 5 है। द सेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज सेक्शन 5, धारा 5 के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है प्रस्ताव के खंडन की धारा क्या है। द सेक्शन ऑफ रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल इज, यानी कहने का आशय ये कि कोई व्यक्ति यदि प्रस्ताव रखता है और वो चाहता है कि वो प्रस्ताव को का पालन नहीं कर पाएगा, उसने जो वचन दिया उसका पालन नहीं कर पाएगा, तो उसको खंडन कर सकता है। समय से पहले उसको खंडन करना होगा। तो द सेक्शन ऑफ रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल इज, प्रस्ताव के खंडन को धारा 2 में परिभाषित किया गया। द सेक्शन ऑफ रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल इज अंडर सेक्शन 2। नेक्स्ट है कोई व्यक्ति स्वयं को प्रस्ताव नहीं कर सकता है। ये ट्रू है कि फॉल्स। क्या कोई व्यक्ति स्वयं को प्रस्तावित कर सकता है, स्वयं के समक्ष प्रपोजल रख सकता है। एनी पर्सन कैन मेक ए प्रपोजल टू हिमसेल्फ। कोई व्यक्ति स्वयं को प्रस्ताव नहीं कर सकता है। ये ट्रू है कि फॉल्स है। बिल्कुल सही है। ये जो है, जो कहा गया है कि कोई व्यक्ति स्वयं को प्रस्ताव नहीं कर सकता, सही है। आंसर इज राइट। एक व्यक्ति स्वयं को प्रस्ताव नहीं रख सकता है। अगला ट्रू और फॉल्स है। प्रस्ताव केवल सामान्य होता है। प्रपोजल इज ओनली जनरल। क्या ये सही है या गलत है। प्रस्ताव कई प्रकार का होता है। विशिष्ट प्रस्ताव भी होता है, गर्भित प्रस्ताव भी होता है। विशिष्ट प्रस्ताव को बोलते हैं स्पेसिफिक प्रपोजल और गर्भित को बोलते हैं इम्प्लीट। विशेष प्रस्ताव वो होता है जिसमें कुछ विशेष कार्य को करने के लिए प्रपोजल रखा जाता है। स्पेसिफिक वर्क को, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट होता है और किसी स्पेसिफिक पर्सन को के समक्ष रखा जाता है। कोई स्पेसिफिक पर्सन होता है, विशिष्ट व्यक्ति के समक्ष जो प्रस्ताव रखा जाता है उसको विशेष प्रस्ताव। और जो गर्भित प्रस्ताव होता है वो अपने आप में ही माना जाता है कि सामने वाले व्यक्ति को मालूम है और उसने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उसके लिए किसी प्रकार के प्रस्ताव और स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण के लिए आई बस चलती है, आई बस अपने बस स्टॉप पर रुकती है,
लोग उसमें चढ़ते हैं, लोग उसमें से उतरते हैं। तो जो बस में जाने वाला व्यक्ति, जब बस रुकती है तो बस के द्वारा प्रस्ताव नहीं रखा जाता है, वो बस का रुकना और व्यक्ति का उसके अंदर चढ़ना, तो बस का रुकना एक प्रकार का प्रस्ताव है और व्यक्ति का उसके अंदर जाना उसकी स्वीकृति है। तो प्रस्ताव केवल सामान्य नहीं होता है, प्रस्ताव कई प्रकार का हो सकता है, विशिष्ट भी हो सकता है। तो प्रस्ताव केवल सामान्य नहीं होता, अनेक प्रकार का हो सकता है। अब ये जो कहा गया है ये गलत है, इसका जो कोटेशन बोला गया है ये गलत है, इट इज फॉल्स। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स लेते हैं। प्रस्ताव के लिए फिल इन द ब्लैंक्स पक्षकारों का होना आवश्यक है। देयर मस्ट बी फिल इन द ब्लैंक्स पार्टीज फॉर द प्रपोजल। एक प्रस्ताव के लिए कितने पक्षकारों का होना आवश्यक है? जैसा कि हम जानते हैं कम से कम 2 पक्षकार होना चाहिए। प्रस्ताव के लिए 2 पक्षकारों का होना आवश्यक है। देयर मस्ट बी पार्टीज फॉर प्रपोजल, इट इज वेरी क्लियर। प्रस्ताव की स्वीकृति फिल इन द ब्लैंक्स से होती है। प्रस्ताव की स्वीकृति खाली स्थान से होती है। द एक्सेप्टेंस ऑफ ए प्रपोजल इज बाय, बिल्कुल सही है, स्वेच्छा से होना चाहिए। प्रस्ताव की स्वीकृति स्वेच्छा से होती है। द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल इज बाय वॉलेंटरी, यानी कि व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, उसको मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, स्वेच्छा से होना चाहिए। प्रस्ताव की जो स्वीकृति है, द एक्सेप्टेंस ऑफ अ प्रपोजल इज बाय वॉलेंटरी। प्रस्ताव खालिस्तान के रूप में होना चाहिए। प्रस्ताव खालिस्तान के रूप में होना चाहिए। एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल शुड बी इन द फॉर्म ऑफ, प्रस्ताव आदेश के रूप में नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी टाइप ऑफ ऑर्डर इन अ प्रपोजल। जो प्रस्ताव है वो विनय के रूप में होना चाहिए। एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल शुड बी इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट। जब भी कोई व्यक्ति प्रस्ताव रखेगा तो आदेश बोलेगा तुम ये करो, वैसा करो, मैं आपके साथ ये कार्य करना चाहता हूँ, ऐसा उसमें रिक्वेस्ट टाइप होना चाहिए। तो प्रस्ताव कैसा होना चाहिए? विनय के रूप में होना चाहिए। नेक्स्ट है स्थानापन्न प्रस्ताव डैश 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 खालिस्तान है। काउंटर प्रपोजल एक्सेप्टेंस, काउंटर प्रपोजल एक्सेप्टेंस फिल इन द ब्लैंक्स। तो स्थानापन्न प्रस्ताव की जो स्वीकृति होती है, स्थानापन्न प्रस्ताव स्वीकृति नहीं बन सकता है। काउंटर प्रपोजल कैन नॉट बी एक्सेप्टेंस। इसको एक उदाहरण से क्लियर कर लेते हैं कि मान लीजिए ए ने बी के समक्ष एक प्रस्ताव रखा है कि मैं आपकी गाड़ी 50,000 रुपये में खरीदना चाहता हूँ। यहाँ ए प्रस्ताव कर रहा है, ए जो है वो प्रपोज कर रहा है, बी को प्रपोजल दे रहा है कि मैं आपकी गाड़ी 50,000 रुपये में खरीदना चाहता हूँ। अब बी के सामने ये बात है कि वो चाहे तो स्वीकार कर ले या अस्वीकार कर ले, लेकिन बी बोलता है कि मैं अपनी गाड़ी आपको 60,000 रुपये में बेचना चाहता हूँ। तो यहाँ पर बी ने काउंटर प्रपोजल रख दिया, यानी कि ए का जो प्रस्ताव था उसके बदले में कोई स्थानापन्न प्रस्ताव रख दिया है। ए चाहता था 50,000 रुपये में खरीदने के लिए, अब बी ने अपना प्रस्ताव रख दिया है 60,000 रुपये का, तो इसको बोलते हैं स्थानापन्न प्रस्ताव। तो स्थानापन्न प्रस्ताव जो है स्वीकृति नहीं बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर काउंटर प्रपोजल हो गया, प्रति प्रस्ताव हो गया है, इसको बोलेंगे प्रति प्रस्ताव यानी काउंटर प्रपोजल। नेक्स्ट है प्रस्ताव आज्ञा के रूप में भी हो सकता है, ये ट्रू है कि फॉल्स है। प्रपोजल कैन बी आल्सो इन ऑर्डर ऑफ, इन फॉर्म ऑफ ऑर्डर। प्रपोजल कैन बी आल्सो इन फॉर्म ऑफ ऑर्डर। क्या प्रस्ताव आज्ञा के रूप में हो सकता है? ये सही है या गलत, ट्रू है या फॉल्स? नहीं, प्रस्ताव आज्ञा के रूप में नहीं हो सकता। हमने देखा है कि प्रस्ताव विनय के रूप में होना चाहिए। तो प्रस्ताव हमेशा विनय के रूप में होना चाहिए, आदेश के रूप में प्रस्ताव नहीं हो सकता है। और ये जो कहा गया है ये गलत है, ये फॉल्स है। प्रस्ताव को वह व्यक्ति स्वीकार कर सकता है जिसके समक्ष रखा जाता है, ये ट्रू है या फॉल्स है, गलत है या सही? प्रपोजल कैन बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सन with whom it is presented। राजेंद्र के समक्ष प्रस्ताव रखा गया है, विनय ने प्रस्ताव रखा है, तो राजेंद्र को ही स्वीकार करना पड़ेगा। तो यह सही है, इट इज ट्रू। जिस व्यक्ति के समक्ष प्रस्ताव रखा गया है उसको ही स्वीकार करना पड़ेगा।
प्रस्ताव को वो व्यक्ति स्वीकार कर सकता है जिसके समक्ष प्रस्ताव रखा जाता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, प्रस्ताव स्वीकृति होने पर वचन बन जाता है। प्रपोजल बिकम्स प्रॉमिस व्हेन एक्सेप्टेड। ए ने बी के सामने प्रस्ताव रखा और बी ने उसको स्वीकार कर लिया तो वो वचन बन जाता है। ये बिल्कुल सही है, हम पहले इस पर डिस्कस कर चुके हैं। दैट्स ट्रू, यह बिल्कुल सही है। प्रस्ताव की स्वीकृति शर्त सहित हो सकती है। एक्सेप्टेंस ऑफ ए प्रपोजल कैन बी कंडीशनल। क्या प्रस्ताव की स्वीकृति शर्त सहित हो सकती है और क्या यह सही है या गलत? इज इट ट्रू और फॉल्स? तो प्रस्ताव की स्वीकृति शर्त या कंडीशन नहीं होना चाहिए। जैसा कि हमने देखा है, अभी एक उदाहरण लिया था हमने, बी के समक्ष ए ने प्रस्ताव रखा था कि मुझे आपकी कार 50,000 रुपये में खरीदनी है, लेकिन बी जो है वो एक शर्त रख देता है कि यदि तुम मुझे 60,000 रुपये दोगे तो मैं तुम्हारी कार परचेस कर लूँगा। तो यहाँ एक शर्त रख दी है। उसने 50,000 रुपये का बोला था ए ने बी को और बी ने उसके सामने शर्त रखी 60,000 रुपये की। तो यहाँ पर शर्त रहित होना चाहिए स्वीकृति। एक्सेप्टेंस शुड बी विदाउट एनी टाइप ऑफ कंडीशन। प्रस्ताव की स्वीकृति शर्त सहित हो सकती है, नहीं हो सकती। एक्सेप्टेंस ऑफ अ प्रपोजल कैन बी कंडीशनल, ये गलत है, इट्स फॉल्स। प्रति प्रस्ताव होने पर पूर्व प्रस्ताव फिल इन द ब्लैंक्स है। प्रति प्रस्ताव होने पर पूर्व वाला प्रस्ताव जो है रिक्त स्थान है। ऑन मेकिंग काउंटर द ओल्ड रिजोल्यूशन, यानी पुराने वाला प्रस्ताव के बारे में क्या होता है यदि प्रति प्रस्ताव आ जाए तो पुराने वाला प्रस्ताव अपने आप रद्द हो जाता है। प्रस्ताव होने पर जो पूर्व में प्रस्ताव किया गया है वह समाप्त हो जाता है। ऑन मेकिंग काउंटर द ओल्ड रिजोल्यूशन एंड्स, पुराना वाला प्रस्ताव जो है वो समाप्त हो जाता है। कैसे? अभी ए वाला और बी वाला हमने जो उदाहरण लिया है कार का, उससे ये स्पष्ट होता है कि ए ने बी के सामने प्रस्ताव रखा था 50,000 रुपये में उसकी कार परचेस करना चाहता है, लेकिन बी ने क्या किया, प्रति प्रस्ताव रख दिया, नहीं मैं 60,000 रुपये में अपनी कार आपको सेल करना चाहता हूँ। तो ऑन मेकिंग काउंटर द ओल्ड रिजोल्यूशन, जो कि ए ने 50,000 रुपये का जो प्रस्ताव रखा था वो एंड हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। तो प्रति प्रस्ताव होने पर पूर्व प्रस्ताव क्या होता है,